अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। मैंने कल आपको बता दिया था कि इमरान खान साहब की अरेस्ट के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। और मैंने अपने थंबनेल में भी ये दिखाया था, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आपको इत्तला दे दूँ। और साथ मैंने लिखा था कि सूढ़ी भी पड़ गई हुई है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पैनिक था। और ख़ास तौर पे ये जो पैनिक था ये इस वजह से भी था कि जो रैली हुई है लाहौर में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मामला जो थे वो इनके हाथ से निकल गए थे। उनको नज़र आ रहा था कि अगर ये सिलसिला जारी रहेगा, और ख़ास तौर पे इमरान का जो ऐलान था कि इतवार को जलसा आम करने का मीनार पाकिस्तान, तो उसकी वजह से फिर मजीद ये पैनिक हुए और उन्होंने सोचा कि ये तो काम ख़राब हो जाएगा। और उसी वक्त फिर ये तय हुआ कि इमरान खान को, यानी एक ही दिन के अंदर अंदर, यानी जो भी कल गुजरता दिन गुजरा है, उसमें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो जाहिर है कि लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है, डिफाइंस दिखाई है, और कारकुनान जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, वो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इनको विड्रॉ करना पड़ा, नई फोर्स लानी पड़ी। और फिर सारी रात जो है ये वो मामला ये चलता रहा, अटैक करते रहे और कारकुनान आगे से उनको रिपल्स करते रहे। तो ये अभी सुबह होने तक भी ये मामला चल रहा था, अजानें हो रही थी और ये अटैक पे अटैक कर रहे थे वहाँ पे लोगों के ऊपर। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या इनका कसूर क्या है लोगों का, क्या वजह है कि इतनी ज्यादा, वो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि छित्ते हो गए ना, तो ये पता नहीं छित्ते क्यों हो गए हैं। और क्या इनका मसला क्या है कि अपने ही लोगों पर पिल पड़े हैं। और ख़ास तौर पे आज आपको पता है कि पाकिस्तान में तो 15 हो चुकी हुई है। आज वो दिन है जो इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने का दिन अनाउंस हुआ हुआ है। और ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने, आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने जो अपने दौरे हुकूमत में बार बार मुख्तलिफ जगहों पे ये तकारीर करके बताया कि इस्लामोफोबिया जो है ये कितना बड़ा मसला है, किस तरीके से इस्लाम को टारगेट किया जाता है और उसकी बुनियाद पर फिर मुसलमानों के साथ कितना बदसलूकी की जाती है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक तौहीन आमेज जो गुफ्तार है वो हम देखते हैं कि वो होती रहती है। तो उसके नतीजे में ये फिर अनाउंस किया कि जी हम हर साल 15 मार्च को ये दिन मनाया करेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि इस दिन को हम ऑनर करते, और उस दिन को हम ये ऑनर करके करते कि भाई एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही सही, चले पाकिस्तानी तो है, उसने आपकी पूरी दुनिया में जग हंसाई का तो कोई बायस नहीं बना, वो तो आपकी इज्जत का बायस बना। और ख़ास तौर पे ये जो एक कैंपेन उसने लॉन्च की, वो उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसके लिए एक जज्बात का जो एक उमड़ता हुआ समुंदर है वो पैदा कर दिया उनके दिलों में। और हमने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त एक गुडविल है इमरान खान की, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक मुकदमा पेश किया जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है, और राइटली सो। तो उससे पहले तो किसी को ये तौफीक नहीं हुई, क्योंकि ये डरते थे, ये बात करने से डरते हैं। ये तो बात पहले करने से पहले देखते हैं कि वो आदमी, हमारा जो बॉस है, वो बॉस आपको पता ही है कौन है, वो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। अगर उसको नाराजगी का कोई शायबा भी हो तो फिर ये बात नहीं करते। ये तो कश्मीर के जिक्र के भी पहले पूछते थे। मुझे याद है मैं वहाँ पे यूएन में इनको कवर करता रहा हूँ कि जी ये क्या हम इसका नाम ले दें। जब इजाजत मिलती थी तो नाम ले देते थे, इजाजत नहीं मिलती थी तो फिर इशारतन बात कर लेते थे। तो इमरान खान ने ये जो सिलसिला शुरू किया, उसका ये नतीजा निकला है कि आज उसी की कौम में, उसी की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर पिल पड़ी हैं। और बजाय इसके कि उसको इज्जत दी जाती, आज उसको एक क्रिमिनल बना के, एक टेररिस्ट बना के, और किस तरीके से उसके घर के ऊपर, मैंने तो पहली दफा अपनी जिंदगी में देखा है कि किसी सियासतदान के घर के ऊपर, घर के अंदर जाके वहां पे शेलिंग हुई हो और टीयर गैसिंग हुई हो। इस तरह पहले तो कभी नहीं हुआ था। इस तरह तो वो जो लोग छुपे हुए होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं किसी जगह पे हाइडआउट्स वगैरह में, उनको निकालने के लिए वो गैस वगैरह फेंकी जाती है ताकि वहां से वो निकलें बाहर और वो उनको पकड़ा जा सके। तो इमरान खान तो कोई टेररिस्ट नहीं है, खुदा न खास्ता। वो तो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आपकी बहुत से जो कौमी राज हैं उनका अमीन है। पाकिस्तान के मुतालिक जो मुख्तलिफ दुनिया में पॉलिसीज बनती रही हैं वो उनका अमीन है, और आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज आप देखें कि पूरी दुनिया में जगहंसाई हुई। तमाम मीडिया चैनल्स पे हम देख रहे थे, मुझे खुद एक लोकल एमपी जो मैंने, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब इनको हालांकि इनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा है पूरे दुनिया में कि यहाँ के जो लोग जानने वाले हमारे भी हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है।
क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है? पाकिस्तान में क्यों इस तरह औरतों को, बच्चों को जलील किया जा रहा है? वो जो सीन्स यहाँ पे चल रहे हैं कि औरतों को मारा जा रहा है, औरतों के ऊपर टीयर गैसिंग हो रही है, और किस तरीके से उनको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, तो ये लोग जो हैं ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो वो मीडिया ने भी कवर किया इसको, और पूरी दुनिया में जागर छाई हुई उस दिन कि जिस दिन हमें कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया डे मनाना चाहिए था। और हम कर क्या रहे हैं? ये है हमारी बदनसीबी कि किस तरह के लोग हम पे तारी हुए हुए हैं और किस तरह के लोग हम पे काबिज हुए हैं। तो ये जो इस्लामोफोबिया का दिन मैंने आपको बताया कि वो जो हो रहा था, उसकी बजाय हमने ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो, बजाय इसके कि हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे अंदर टेररिज्म ख़त्म हो गया, हमने अपने लोगों पर ही दहशत गर्दी का एक ऐसा वो एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसको हम बिल्कुल, अब वो एक बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी जो हमने इस मामले में लूज़ कर दी है, जो हमारी जग हंसाई हुई है, उसकी तो अब कोई कीमत हम अदा ही नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा हमने भंड किया है। और इसमें जो इमरान खान का रोल था, चलें आप उसको नहीं मानते थे, ना माने, लेकिन कम से कम आप इस दिन पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के ज़रिए, बाकी जगहों के ज़रिए आप अपना एक काम तो कर सकते थे कि इस्लामोफोबिया कोई आप सिर्फ इमरान खान का मसला तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और उस दिन आपने क्या मैसेज दिया है कि 15 तारीख के जो अखबारात आप पढ़ेंगे लोग, और उसमें सिवाय इमरान खान के ऊपर टीयर गैसिंग के इस्लामोफोबिया का नाम नहीं होगा। मैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इसको जारी रखा है, और इसके हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात भी अभी हुई हैं। रिसेंटली एक तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे वहाँ पे, और जिसको हमने अप्रिशिएट भी किया था, और ये एक अच्छी इब्तिदा थी जो उन्होंने की है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा-सा ये मैं बताऊँ कि ये जो इस्लामोफोबिया वाला है, ये तो मामला एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। यूके में भी लोगों में अवेयरनेस की कैंपेन्स चल रही हैं। यहाँ पे कनाडा में हमने देखा है कि वहाँ पे उन्होंने कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसका अनाउंसमेंट कर दिया था। उसमें हमने शो भी किया था, आपको बताया था कि वो उनका क्या रोल होगा, किस तरीके से वो सारा कुछ ये करेंगे। यूके में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी हो रहा है, लेकिन हमने उससे कुछ नहीं सीखा। तो मेरी एक तो ये गुजारिश होगी अपनी तमाम कम्युनिटी से कि इसमें अपना एक किरदार अदा करें, जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप अपने ग्रुप्स बनाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं इस्लामोफोबिया के हवाले से, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से, फिर मुख्तलिफ जो आपकी नॉन इस्लामिक या नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आप अरेंजमेंट्स करें, उनके साथ आप उनको बुलाएं, उनको इनवाइट करें, उनको बताएं कि जी इस्लामोफोबिया के ऊपर हमारा क्या वर्जन है, आइए हम आपको बताते हैं कि इस्लामोफोबिया पे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह एक आपका जो एक जो ब्रिज बिल्डिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा, और उससे यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। अब आते हैं जी ज़रा थोड़ा सा ज़मान पाक की सिचुएशन की तरफ। बार बार मुझे तो ये चीज़ यकीन माने कि दिल गिरफ्तार कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, किस तरीके से क्रैकडाउन किया है। बल्कि वो मुझे वो पुलिस वाले का वो बड़ा मशहूर हुआ है, वायरल हो गया उसका कमेंट कि जी भुख तो मदारी नू लगदी है, नचना बांदर नू पैंदा है। कितनी ज़बरदस्त उसने बात की। ये वाकई, ये हम सब लोग बांदर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना वहाँ पे, ये सिर्फ एक बांदर नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कोई अमेरिका का बांदर है, कोई उसका जीएचक्यू का बांदर है, कोई पीडीएम का बांदर है, कोई पैसे का बांदर है, कोई पावर का बांदर है। ये सब बांदर इकट्ठे हुए हैं, ये बांदरों का मुल्क बन चुका हुआ है। और उनके हाथ में, आपको पता है जब बांदर के हाथ में माचिस आ जाए तो फिर वो क्या करता है? फिर वो वही करता है जो आपने कल देखा है। जो जो वहाँ पे एक टेररिज्म फैलाया गया है, और जिस तरीके से दहशत गर्दी का मुजाहरा अपने ही लोगों पे किया गया है, ये बिल्कुल उसी तरह के बांदर के हाथ में माचिस आ जाए तो फिर वो जो करता है उसने करके दिखा दिया। तो एक और दूसरी तरफ मुझे कहीं सैनिटी के नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारी जो फौजी क़यादत है, मुझे उसमें भी कोई इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई स्टेप बैक करें, कि थोड़ा सा सोचें क्या कर क्या रहे हैं। आप अपनी ही आवाम के ऊपर पिल पड़े हैं, आप अपने ही आवाम के ऊपर इस तरह का क्रैकडाउन कर रहे हैं। कैसे कल को ये जो मामलात हैं, दिल कैसे ये हील अप होंगे? वो कहते हैं ना कि दिल जब टूट जाता है तो वो फिर उसकी दराड़ कभी जाती नहीं है। लोग खामोश हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भूलेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि आप फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ है कि जो हमारी लोगों को समझ नहीं आ रही। और उधर से आप देखें मीडिया का रोल, मीडिया का ये हाल है
میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ دکھاؤں کہ کیا صورتحال ہے کہ میڈیا میں اتنی زیادہ وہاں پہ بائسڈ اور اتنی زیادہ عجیب طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو دکھانا ضروری ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اس کی ہیڈنگ ذرا پڑھیں آپ. یہ ہیڈنگ کیا ہے جی؟ ہیڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد پولیس عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرنے میں ناکام. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیوں انہوں نے لکھا؟ یہ انہوں نے بیسیکلی بہت ہی زیادہ میسج دیا ہے کہ جی اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں اور آپ سے ایک بندہ نہیں گرفتار ہو رہا. یہ تو حالت ہے آپ کی. تو یہ بیسیکلی اپنے جو یہ باندر ہے نا، یہ اپنے جو مالکان ہیں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کچھ کریں. یہ ایک بندہ آپ سے گرفتار نہیں ہو رہا، ساری رات سے آپ نے کتنی پولیس آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے، اور یہ چند ہزار لوگ جو ہیں یہ آپ سے ڈسپرس نہیں ہو رہے، اور ایک بندہ اندر بیٹھا ہے اور آپ سے وہ گرفتار نہیں ہو رہا. تو یہ ان کو انسائٹ کرانے کی، اشتعال دلانے کی کوشش جو ہے یہ ہمارا میڈیا کرتا ہے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ میڈیا نہیں ہے. یہ بقول ان کے خود مالکان کے، آپ کو یاد ہوگا نا کہ میر شکیل الرحمان جو ایم ایس آر صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دس از مائی بزنس، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. جرنلزم کو بھول جاؤ، یہ میرا بزنس ہے اور اس کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے کہ پیسہ ان کو ملتا ہے، اور پیسہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو یہ پی آر کیمپینز چلانے والے پی آر کمپنیز ہیں، ان کو جو پیسہ دیتا ہے جو اس کے لیے کمپنیز جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں اور اس کی کیمپیننگ شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جرنلزم میں کیا ہو رہا ہے، آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے، دونوں سائڈز کا ویو لینا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف انسینٹی ایک نظر آ رہی ہے کسی بھی طرف. جو ہمیں کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی عقل مند کوئی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار نہیں، یہ سچویشن جو ہے آؤٹ آف ہینڈ نہ چلی جائے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس طرح کی تو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 71 کے بعد یا ایون اس سے پہلے بھی پاکستان کے اوپر یہ سب سے بڑا اٹیک ہے، جس میں جو دشمن ہے اس نے آپ ہی کے ادارے جو ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا چند لوگوں کی وجہ سے. اب وہ چند لوگ جو ہیں ان کے اپنے مایوپک ڈیزائنز ہوں گے، اپنی کچھ لالچ ہوگی، اپنی کچھ انا ہوگی، کچھ لوگوں کے پلاٹس ہوں گے، کچھ لوگوں کے باہر کچھ نہ کچھ اکاؤنٹس میں پیسے چلے گئے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں قوم فروختند و چے ارزاں فروختند، کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے. یہ ایسے نہیں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت ہوئی پوری دنیا میں. کیونکہ اسی طرح کے جو بدنصیب لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنے ملکوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اور پھر زندگی بھر دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی ذلیل کرواتے ہیں. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ اپنی عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے، جن کو آپ نے حفاظت کرنے کے اوپر معمور کیا تھا، وہ لگتا ہے کہ جیسے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، وہ اپنا کام چھوڑ چکے ہیں. جو چوکیدار آپ نے بھرتی کیے تھے وہ آپ کے چوکیدار نہیں رہے. انہوں نے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر ہی نہیں چھوڑا، بلکہ وہ دشمن کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اتنا یہ اب وہ چوکیدار جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہوا ہے کہ آپ اس کو اب فائر بھی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. اب یہ اتنا مشکل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ مانسٹر بن چکے ہیں. یہ اتنے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ اب مالکان کے بس میں نہیں رہے. جن لوگوں نے ان کو ہائر کیا تھا، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی نسلوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی اگر وہ ایک روٹی کھاتے تھے تو آدھی روٹی کا بچت کر کے انہوں نے ان کو دیا کہ تاکہ ان کے پاس ساری یہ ویل اکوپڈ ہوں، ان کے پاس ساری چیزیں ہوں، ان کے پاس تمام معاملات جو ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے تمام چیزیں ان کے پاس دنیا کی بہترین ہوں. لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ان کو ڈچ کر دیا. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا آتی تھی آخر میں کہ عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم کتنا رہ گیا. عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو میں سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کو تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا چاہیے. وہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجک ریٹریٹ جو ہوتی ہے وہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جسٹ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، تھوڑا سا سوچیں کہ بھئی یہ جو صورتحال ہے اس میں جس طرح آج انہوں نے کیا ہے، عمران نے وہ انڈرٹیکنگ دی ہے نا، لکھ کے لاہور بار کے پریزیڈنٹ کو بلا کے اس کو
उसको अंडरटेकिंग दी है, जो कि उसके सीसीपीओ साहब को तकलीफ हुई कि उन्होंने नहीं ली। लेकिन आप ये देखें कि ये थोड़ा सा रिट्रीट करने की बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि यू कैन नॉट फाइट ऑल द बैटल्स ऑल द टाइम, यू हैव टू पिक योर बैटल्स। आपने, अगर आपके पास 100 बैटल्स आती हैं तो जरूरी नहीं कि आपने 100 की 100 ही लड़नी होती। आप उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि कौन सी बैटल्स में वो मैं लीव असाइड करूं, थोड़ा सा छोड़ूं उनको, और कौन सी बैटल्स में लेके आगे चलूं ताकि फिर मैं अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर सकूं। और उसमें ये भी देखें कि मैं ये समझ रहा था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे पुराने जानने वाले हैं, इस तरह के जो लोग हैं, परवेज खटक साहब हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इनके गुड ऑफिस इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि ये मामला को थोड़ा सा कूल ऑफ करें, थोड़ा सा इनको टाइम मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले दोनों तरफें जो है, और थोड़ा सा मौका मिले आगे बढ़ने का। तो इसमें इनको ये भी ध्यान रखना है कि ये कानून की बार बार हम बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अर्जी है कि यू आर अप अगेंस्ट क्रिमिनल्स। ये कुछ सामने कायदे आजम के कोई पैरोकार नहीं खड़े हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बैठे हुए हों और वो कहेंगे कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आपने इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं, और कितनी डीली टैलिंग हो रही है, कोई लैतो लाल से काम ले रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है। अगर इनको अदलिया का इतना एहतराम हो, ये जो कह रहे थे जी कि अदलिया ने ऑर्डर दिया है कि इमरान खान को अरेस्ट करके लाओ, एक छोटी अदलिया का तो आपको इतना एहतराम है, तो जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदलिया है उसका एहतराम क्यों नहीं है जिसने कहा है कि इलेक्शंस करवाएं। तो ये पिक एंड चूज ये कर रहे हैं, ये जो पीडीएम के लोग हैं और इनके जो बैकर्स हैं, ये इस तरह ही करेंगे और इस तरह इन्होंने करना है, क्योंकि इनको पता है इनकी इनकी सर्वाइवल का मसला है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनको आपने उसी तरह डील करना है जिस तरह के ये हैं। आप खुद ना क्रिमिनल बन जाएं। वो मुझे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आ रहा है ना, कि उन्होंने फरमाया था कि हम धोखा नहीं देते, लेकिन हम धोखे की हर शक्ल को जानते हैं। और यही मेरा मैसेज है इमरान खान को, कि इमरान खान साहब, आप धोखा ना दें। आप आप क्रिमिनल नहीं है, लेकिन यू आर अप अगेंस्ट क्रिमिनल्स। आप धोखा ना दें उनको, कुछ भी ना करें, लेकिन उनकी हर चाल को जांचने की और जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चालें हैं, पहले भी आपने देखा कि आपके ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट कितनी दफा आप डिच हुए हैं, क्योंकि आप इनकी चालों को नहीं जानते थे। वो जो बाजवा आपको कहता था, आपको समझ ही नहीं आती थी कि वो क्या गेम खेल रहा है, और वो गेम खेल रहा था आपके साथ, वो खेलता रहा और आखिर तक खेलता रहा। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। पहले हमने एक दफ़ा देखा था कि जनरल रानी का एक किस्सा हम देखते होते थे, अब हम देख रहे हैं कि एक जनरल नानी बन चुकी हुई है। तो ये इसी तरह इन्होंने दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई करनी है, और इसी तरह उन्होंने बर्बाद करना है पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता। आखिर में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई एक इराकी जनरल रिटायर्ड से। वो यहाँ पे किसी ज़माने में यहाँ पे आया हुआ था। ये उस ज़माने की बात है जब इराक के ऊपर अटैक हो चुका था, इराक बर्बाद हो चुका हुआ था, और तबाही और बर्बादी के बाद वहाँ पे आपको पता है रोज़ रोज़ धमाके होते थे, 100 100 150 लोग, 200 लोग जो थे वो मरते थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने सद्दाम हुसैन का साथ छोड़ा था, उसके खिलाफ बगावत की थी, और फिर लड़ाई हुई, और फिर उसमें लोग मारे गए, और सारे ये भाग के अमेरिका वगैरह आ गए और इधर उधर चले गए। तो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया, और वो बड़ी छोटी सी एक जॉब कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं बड़ा पछताता हूँ, और मुझे अब समझ आती है कि हमारे साथ क्या गेम खेली गई है और किस तरीके से खेली गई है, और हमें आपस में लड़वाया गया, हमने एक दूसरे को कमज़ोर किया, और जब कमज़ोर हो गए तो इन्होंने जाके कब्जा कर लिया और हमारी ईंट से ईंट बजा के रख दी। अब ये जो सूरत हाल है, मुझे यकीन माने कि बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ ना कि इंटरनेशनल कनेक्शंस को देखते हुए, जो आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। और अभी आज आपने जालिम खलीजाद का भी वो देखा होगा ट्वीट, कि उन्होंने ये कहा कि आप मुज़ाकरात करो, इमरान खान को गिरफ्तार करना आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें बहुत ही सिचुएशन सीरियस हो सकती है। और मैं गुजारिश करूंगा, दस बस्ता गुजारिश करूंगा तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि खुदा के लिए स्टेप बैक, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। ये मुल्क जो है, ये अगर खुदा न खास्ता ना रहा तो फिर आपकी चौधरहाटें भी ख़त्म हो जाएंगी, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, और आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे के पाकिस्तान की खिदमत करें और अच्छे तरीके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।